हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडू बाय एमएसएलई। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कन्फ्यूज़न जो हो रहा था एवरेज स्कोर को लेके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का गुवाहाटी जोन में। उसके बाद मेरिट इंडेक्स का कैलकुलेशन और उसके से रिलेटेड डाउट्स। उसके बाद आपका मेरिट इंडेक्स रेंज क्या होना चाहिए प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले स्लाइड्स में। तो आप लोग अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो में कंटेंट आपको अच्छा लगता है या किसी तरह का इम्प्रोवाइजेशन की अगर ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। और मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए करूँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका एएलपी का साइको टेस्ट भी है 15 जुलाई को, तो उसका भी टाइम का कीमत है। तो इसी वजह से मैं इसको अभी तेज़ तर्राक में करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो कन्फ्यूज़न आ रहा था कि इसी का एवरेज स्कोर गुवाहाटी जोन में 100.213 है या फिर 97.748 है। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन जो मोस्ट रिलायबल डेटा है वो आपको रैंक गुरुजी से मिलेगा। क्यों? क्योंकि रैंक गुरुजी में ये जो 3 कैंडिडेट है, 106.74 मार्क्स वाला, उसके बाद 99.76 मार्क्स वाला और 94.43 मार्क्स वाला, ये रैंक मित्रा पे नहीं है। ठीक है, अब रैंक मित्रा पे ये तीनों नहीं है, इसी वजह से रैंक मित्रा पे जो एवरेज स्कोर बन के आ रहा था वो कितना आ रहा था, 97.748 आ रहा था। ठीक है, और रैंक गुरुजी में ये तीनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एवरेज स्कोर क्या हुआ, 100.213 आ गया। ठीक है, इसका लगभग 2-2.5 नंबर का डिफरेंस आ गया। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने रैंक गुरुजी का डेटा क्यों लिया था और हर एक वीडियो एनालिसिस में मैंने रैंक गुरुजी को ही अपना बेस मान के चला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है जो कैंडिडेट थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के वो ज़्यादा थे। ठीक है, तो आपको ये कन्फ्यूजन जो था, होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये बताया है कि जो मेरिट इंडेक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होगा। ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि शिफ्ट वाइज होगा, ब्रांच वाइज होगा। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये आपका शिफ्ट वाइज एनालिसिस है। ठीक है, लेकिन शिफ्ट वाइज मेरिट इंडेक्स नहीं बनेगा। उससे पहले भी मैंने बोला था कि ये जोन वाइज बनेगा, लेकिन बीच में 2-3 कमेंट आ गया था, तो उसको समझाने के लिए मैंने बस बताया था कि अगर इन केस अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। ठीक है, तो अभी चलिए अभी इस पर बात करते हैं। अगर देखिए, पेपर अगर मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट अगर होता है, ठीक है, तो सबको पता है क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक, लेकिन अगर मैं अभी एग्जांपल के तौर पर बात करूँ, गुवाहाटी जोन का जो आरआरबी जेसीबी T2 का पेपर हुआ वो एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया। इसका मतलब इसमें मल्टीपल शिफ्ट नहीं है। जब मल्टीपल शिफ्ट नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन की तो बात होगी नहीं। तो इसी वजह से ये वाला जो फैक्टर है ये ख़त्म। पहले मेरिट इंडेक्स बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरिट इंडेक्स बनाया जाता था। अब इस साल क्या होगा, इस बार क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ नहीं, तो आपका जो रॉ स्कोर आ रहा है उसी के हिसाब से डायरेक्ट मेरिट इंडेक्स बनाया जाएगा। ठीक है, और मेरिट इंडेक्स क्यों बनाया जाता है, कॉमन पोस्ट के लिए। ठीक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के बच्चे या कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, तो इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए मेरिट इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब मेरिट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पहले आपका विद इन द डिसिप्लिन कैलकुलेट किया जाता है, फिर इसको कंबाइन कर दिया जाता है किसमें, पूरे जोन में। ठीक, कि कितने तरह का जो लड़का है, कितने डिपार्टमेंट से जो लड़का है एक ही पोस्ट के लिए फाइट करेगा, उसके लिए फिर आपको कंबाइन कर दिया जाएगा आपका एक पार्टिकुलर जो डिसिप्लिन में जो मेरिट इंडेक्स बन रहा था। ठीक, उसके बाद उसको कंबाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि मेरिट इंडेक्स जो आपका बनेगा वो आपका जोन वाइज बनेगा। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए कि मेरिट इंडेक्स हमेशा जोन वाइज ही बनेगा, उससे पहले वो ब्रांच वाइज बनेगा। अब इसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ मैंने नेक्स्ट स्लाइड में अटैच किया है, तो आप लोग एक बार नज़र डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए ये वाला कि मेरिट इंडेक्स इज द रिलेटिव स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट विद इन द डिसिप्लिन। अब विद इन द डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि मैंने एक सपोज मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में मेरा कितना मेरिट इंडेक्स बन रहा है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपैरिजन में ही, वही ना मेरा विद इन द डिसिप्लिन हुआ। ठीक, तो इसलिए मैं बोला कि अभी पहले वो ब्रांच वाइज बनेगा, उसके बाद फिर उसको कंबाइन कर दिया जाएगा जोन वाइज में। ठीक है, कि उस जोन में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है कॉमन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, उसके बाद एक कंबाइंड कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या अटैच किया, जो प्रीवियस ट्रेंड आ रहा था कि कितना मेरिट इंडेक्स का कट ऑफ गया था पिछले साल, पिछले वैकेंसीज में, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, आपका जो मिनिमम कट ऑफ गया हुआ था वो था कैटेगरी नंबर 16 के लिए। ठीक है, 589.99941, इसको आप लोग राउंड फिगर में 590 कर सकते हैं। ठीक है, और जो हाईएस्ट किया हुआ था वो था कैटेगरी नंबर 69 के लिए 664.80256, इसको आप राउंड फिगर में 665 भी कर सकते हैं। ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर 600 या 700 के बीच, 600 से 700 के बीच में अगर अभी मेरिट इंडेक्स आपका बन रहा है, तो आप लोग आराम से जो है फाइट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेफ है, फाइट कर सकते हैं। अब बाकी आरआरबी को पता है, ठीक है। और जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि मेरिट इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है आपको। तो अगर सीखना है कि मेरिट इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो आप पिछले वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगर कोई कन्फ्यूज़न अराइज़ होती है, तो फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।